आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। सुबह सवेरे वाले सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और उत्साह के साथ अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और एक एक टॉपिक पढ़ के उसका नोट्स बना रहे होंगे, अपने हाथों से लिखकर डायरी में उसको समराइज करते हुए लिख रहे होंगे। और वो जो लिखा हुआ आपका नोट्स है वो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जब एग्जामिनेशन नज़दीक आते हैं तो रिवीजन करने के लिए बहुत जो है वो मदद करते हैं। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो फाइल्स जो है मस्तिष्क पे जाते हैं, लेकिन जब लिखते हैं तो सही जगह वो स्टोर होते हैं, उस जगह तक एसेस करने में मदद करते हैं उसको देखने से। और आपके मन की गति बहुत तेज है, कहीं भी जा सकता है, किसी भी जगह जाके कोई भी पन्ना पलट सकता है, वहां से डिटेल लाके आपको दे सकता है। बस उसको इस्तेमाल करने आना चाहिए और चीज़ों को है सीखते रहना चाहिए। थोड़ी साधना की जरूरत होती है और उस साधना को बोलते हैं ध्यान। दो ही चीज हम जीवन में करते हैं, कि यात्रा और दूसरा ध्यान। यात्रा का तात्पर्य है बहुत सारा काम करते हैं, अभी बैंक जाएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास और बहुत सारी बातें बताएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, टेलीफोन आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी। उसी बीच में ध्यान भी रखना है चीजों को और काम को करते जाना है। उसी के लिए कला कौशल इकट्ठा करना होता है। आज के सेशन में इम्पोर्टेंट बैंकिंग अपडेट्स पढ़ेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि समय हमारे पास हमेशा ही उतना ही होता है जितना और दूसरे सक्सेसफुल लोगों के पास होता है। थोड़ा थोड़ा सीख के उन लोग इकट्ठा कर लेते हैं और लंबे समय तक सीखते हैं, उन इसलिए उनके पास जानकारी ज़्यादा होती है। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो नमस्कार इंद्रजीत, नमस्कार। यस सर, क्लियर है सर। बहुत बढ़िया संतोष जी। सब नमस्ते बोल रहे हैं, सुधीर जी। बहुत बढ़िया। तो अभी यहाँ जितने जुड़े हुए हैं आने वाले मतलब साथी, जो एग्जामिनेशन है, कब है एग्जामिनेशन आपका? अगर मान लीजिए कोई साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आने वाले दिनों में एग्जामिनेशन कब कब है? सर एमजीबी का सर शायद जनवरी में होने वाला, डेट नहीं आई है लेकिन जनवरी में शायद होने वाली है सर। जनवरी में? तो बढ़िया रहेगा, आप हम्म। आपसे पढ़ते सीखते रहिए। और 30 तारीख को एग्जामिनेशन है। 22। नहीं आई है सर सर। 22 को भी है 22। 22 दिसंबर को है। कौन से बैंक का है संदीप जी? जी जी। पीयूपीजीबी का अच्छा, वर्तमान। प्रथमा। जी 22 दिसंबर। और 30 नवंबर को भी है, बोंगेया ग्रामीण बैंक है ना। और 1 दिसंबर को पंजाब नेशनल बैंक का भी है। चलिए, तो उन साथियों के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा। जेआरजीबी का जनवरी 2025 में है, संतोष जी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ये टाइम बहुत क्रूशियल है हमारे पास। जो है इतने समय में हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है। मैं तो साल भर पढ़ाता रहता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चलता कि इतने साल भर में किसी न किसी महीने किसी बैंक का एग्जामिनेशन होता है। जब यहाँ पढ़ने वाले 2 होते हैं तब भी उसी तरह पढ़ाते रहता हूँ आराम से। पढ़ने वाले 100 भी होते हैं तो भी उसी तरह से आराम से पढ़ाते रहता हूँ, क्योंकि ये मेरा प्रकृति है। मैं इसी तरीके से ही पढ़ाऊंगा। थोड़ी प्रार्थना करने वाला एक संगीत आता है, आप लोग प्रार्थना करते हैं, फिर थोड़ी बातें करते हैं, बातें करने के बाद फिर वो सेट हो जाता है, फिर उसके बाद हम लोग स्टडी शुरू करते हैं। चलिए, तो आप सभी का स्वागत करते हुए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लेते हैं चर्चा करने के लिए। प्रश्न है, फुल फॉर्म ऑफ डीपी डीपी। डीपी डीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है। डीपी डीपी का। तो संतोष जी, कभी नाम सुना है डीपी डीपी? डीपी डीपी है ना, व्हाट्सएप की डीपी छोड़ के मतलब। नहीं सर, हम्म, ध्यान में तो नहीं आ रहा है सर। ध्यान में नहीं आ रहा है। तो इंद्रजीत जी, कभी सुना है डीपी डीपी का फुल फॉर्म? जो अ, आपका डीपी डीपी, ये जो है इसका फुल फॉर्म पूछा गया। और आप देखिएगा एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म हमेशा पूछे जाते हैं। और अभी जितने भी एग्जामिनेशन अभी 23 तारीख हुआ उसमें भी फुल फॉर्म पूछा गया और नए नए फुल फॉर्म आते हैं। तो डीपी डीपी का जो फुल फॉर्म है वो आपके ऑप्शन इस तरह से दिए हैं: डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन, डिजिटल प्रोफेशनल डाटा प्रोटेक्शन, डिजिटल पर्सनल डिवाइस प्रोटेक्शन, डिवाइस पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन। तो इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन। क्या हुआ है कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है,
ये एक्ट 2023 में पास हुआ है। और ये जो एक्ट है, भारत के जो संसद में एक अधिनियम जो डिजिटल व्यक्तिगत डाटा के प्रसंस्करण को, मतलब उसके डिटेल्स को जो है सुरक्षा रखने की मान्यता देता है। तो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में बना है। जनवरी मतलब ये जो है एक्ट जो बना है अभी होगा, ये 2014 में जो होगा ये नोटिफिकेशन के माध्यम से लागू होगा। इसलिए एक दिन एक डिटेल सेशन इस एक्ट के बारे में लाएंगे। थोड़ी सी जानकारी ये रख लीजिए कि जो भी सरकार चाहती है कि जो भी व्यक्तिगत डिजिटल डाटा है वो इस तरीके से उनको प्रदान करना है ताकि जो भी व्यक्ति के अपने पर्सनल डिटेल हैं उनको सुरक्षा का अधिकार मिले। और इससे संबंधित कुछ उन्होंने छोटे छोटे डिटेल दिया है, जैसे कि व्यक्तिगत डाटा पहुंचने का अधिकार हो, डाटा को सुधारने और मिटाने का अधिकार हो, उसकी सहमति से रद्द करने का अधिकार हो, जो नाबालिग हैं 18 वर्ष से कम उनके लिए विशेष प्रावधान है। अगर इसमें कोई उल्लंघन करता है तो न्यूनतम जुर्माना 50 करोड़ है। कितना है संतोष जी जुर्माना? 50 करोड़। सोचो कितना कड़ा कानून है ये, है ना? और फिर उसमें जो डाटा संग्रहण के लिए उन्होंने कुछ संस्करण दिया है उसमें कि कुछ कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशन है। बच्चों के लिए जो माइनर है उनके लिए विशेष प्रावधान है कि उन्हें किस तरह से निगरानी हो, क्या विज्ञापन में उनका इस्तेमाल हो। मतलब ये पर्सनल उनके डाटा होते हैं ना, जैसे कि आप किसी का पर्सनल डाटा कहीं भी डिजिटली यूज कर लेते हो। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा कानून है? संतोष जी आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। मतलब आपके पर्सनल डाटा को उठा के कोई इस्तेमाल कर ले रहा है कहीं पर ना, तो इससे जुड़े हुए एक कड़ा कानून है। इसको कानून को डिटेल तरीके से एक दिन अलग से सेशन में पढ़ा देंगे। अभी इतना जानिए, डीपी टीपी का फुल फॉर्म है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। 2023 में आया, 2024 में संभावना है ये लागू हो जाएगा। और लागू होने के बाद देखिएगा, मैं संतोष कुमार जी है ना, संतोष कुमार जी आपका नाम है, फोटो भी यूज करने के लिए मुझे डर लगेगा, है ना? आपका फोटो जैसे दोस्ती यारी में ना, कभी फोटो खींच लिए तो भी कंसेंट नहीं है तो फिर मिटा दोगे। उसका कंसेंट है ना, आप हटा दोगे मेरा फोटो तो हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कितना जुर्माना है, मिनिमम जुर्माना? 50 करोड़। 50 करोड़। और भी कुछ चीज़ें और होंगी उसके अंदर, मतलब चीज़ें और होंगी जो मुझे अभी पढ़ के मैं आप लोगों के साथ रखूंगा। जैसे कि कुछ उसमें हो सकता है कि जो क्रिमिनल ऑफेंस भी हो, तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। पनिशमेंट रिगार्डिंग ए चेक बाउंस ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस। अगर किसी खाते में इनसफिशिएंट बैलेंस है और उसकी वजह से चेक बाउंस हो गया, तो क्या मैक्सिमम पनिशमेंट है? ऑप्शन ए कहता है डबल द अमाउंट ऑफ चेक एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर आर बोथ। डबल द अमाउंट ऑफ चेक एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ आर बोथ। Double the amount of check and imprisonment up to 2 year are both, और डबल द अमाउंट ऑफ चेक और imprisonment up to 2 year। अरे ये दोनों एक ही जैसा, अच्छा 2 ईयर, ये बोथ नहीं है। तो यहाँ पर हमारे इंद्रजीत जो है बाजी मार गए हैं। यहाँ पर सी है, बोथ होगा, कि जितना चेक अमाउंट है उसका डबल, या जो 2 साल की कैद की सजा, या दोनों, मतलब दोनों भी हो सकता है। अगला सवाल, यूनियन बजट 2024-25 इज बेस्ड ऑन 4 थीम्स। यूनियन बजट 2024-2025 4 थीम्स पर आधारित है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, आपको चुनना है सही थीम क्या है। स्किलिंग, एमएसएमई, फॉर्मर, एम्प्लॉयमेंट पहला ऑप्शन। एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई, मिडिल क्लास दूसरा ऑप्शन। एमएसएमई, फॉर्मर, मिडिल क्लास, टैक्सेशन तीसरा ऑप्शन। स्किलिंग, टैक्सेशन, फॉर्मर, एम्प्लॉयमेंट। संतोष जी कुछ आइडिया है? यूनियन बजट का थीम्स। बजट तो आपको जो है जानना ही होगा। तो बजट के लिए जो 4 थीम बनाए गए हैं उसमें आप बजट वाले जो उसमें देखे होंगे कि यूनियन बजट में 4 चीज़ों को जो है, पहले तो फोकस कितने चीज़ों को किया गया है? 4 चीज़ों को फोकस किया गया है, और थीम जो है 4 है। 4 फोकस हैं बजट में, 4 थीम है।
चार फोकस हैं: एंटरप्रेन्योरशिप, जॉब क्रिएशन, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये चार फोकसेस हैं। क्या क्या फोकसेस हैं संतोष जी? एंटरप्रेन्योरशिप, जॉब क्रिएशन, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सब चीज़ें याद ही होनी चाहिए, इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं कि बजट हम में चार चीज़ों को फोकस किया गया: एंटरप्रेन्योरशिप को, जॉब क्रिएशन को, इनोवेशन को, इकोनॉमिक ग्रोथ को। क्योंकि सबको नौकरी देना संभव नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप की ओर आगे बढ़ाने के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए, इनोवेशन के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और जो चार थीम है वो थीम है एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई एंड मिडिल क्लास। क्या है? एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई एंड मिडिल क्लास, ये चार इसके थीम है। एक बजट का भी सेशन ऑलरेडी हम लोग किए हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप बोलेंगे आप लोग तो एक शॉर्ट नोट्स बजट पे हम लोग कर लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है: विच हैव द राइट टू एसेस, सीक करेक्शन एंड डिलीशन देयर पर्सनल डाटा and also nominate another individual to exercise their rights on their behalf in the event of their death or incapacity। यहाँ पर ये भी उसी एक्ट का एक हिस्सा है जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे। डिजिटल पर्सनल जो डाटा, हमारा जो अभी एक्ट था जिसको हम बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, डीपीडीपी एक्ट, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। उसी क्या क्वेश्चन है कि किसको राइट्स है अपने डाटा को ठीक करने के लिए, डिलीट करने के लिए पर्सनल डाटा को, और दूसरा किसी को नॉमिनेट कर जाए कि अगर उनकी मृत्यु या उनके असक्षमता पर हो जाने की स्थिति पर वो कौन व्यक्ति है जो ये एक्सरसाइज कर सकता है। तो ये कौन कर सकता है? डाटा प्रोसेसर, डाटा प्रिंसिपल, डाटा फिड्यूसरीज, फिड्यूसरीज मतलब जो डाटा फीड किया होगा, या डाटा कंट्रोलर्स। तो यहाँ पर डाटा प्रिंसिपल जो है वो इसको कर सकता है। डाटा प्रिंसिपल इसको उसको एसेस रहेगा। कौन करेगा? ये डाटा प्रिंसिपल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है: द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर ऑफ डीपीडीपी एक्ट shall hold office for a term of and shall be eligible for reappointment। तो जो चेयरपर्सन होंगे एज पर जो डाटा पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, आपके जो डिजिटल पर्सन जो आपके जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के जो चेयरपर्सन होंगे वो कितने साल के टर्म्स के लिए चुने जाएंगे? 2 साल, 5 साल, 3 साल, 1 साल। तो ये 2 साल के लिए चुने जाएंगे और फिर उसके बाद एलिजिबल होंगे रीअपॉइंटमेंट के लिए। तो एक क्वेश्चन फॉर्मेट में है, हम लोग जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के डिटेल भी एक सेशन हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए: एज पर न्यूली इंसर्टेड प्रोविजन थ्रू सेक्शन 143A and 148 of NI Act, the code has expensive and highly effective the power to direct the drawer to provide interim compensation. How much percentage of amount of check during the pendency of criminal complaints and civil appeal? जब भी ये नया प्रोविजन इंसर्ट किया गया है 143A एंड 148 ऑफ एनआई एक्ट में कि जिस समय जो कोई केस चल रहा होगा तो एंट्रिम कंपनसेशन कितना दिया जाएगा? सिविल अपील्स के लिए 15%, 50% और 10%, ये पूछा गया है। तो संतोष जी, कुछ सवाल से समझ में आया आपको? क्या सवाल पूछ रहा है? हम्म। संतोष जी, कोई साथी, सवाल समझ में आया? आप लोग कुछ बोलेंगे? क्या सवाल पूछ रहा है? क्या होता है कि अदालत के पास बहुत सारी शिकायतें और सिविल अपील के जो प्रकरण होते हैं जिससे थोड़ा अवधि में विलम्ब होता है। लंबित होने के कारण जो चेक को जारी किया गया है उसमें इतना डिले हो रहा है, अपील की वजह से कोई मतलब डिले हो रहा है, तो उसमें जो ड्रॉयर को वो आदेश देता है कि जब तक ये प्रक्रिया चल रही है तो आप इतने परसेंट इंटरिम जो कंपनसेशन आप उसको पे करो।
तो वो 15%, 50%, 10%, 20% है। ये नया प्रोविजन इंसर्ट हुआ है, तो आप लोग को थोड़ा भी आइडिया नहीं होगा, लेकिन आप जान लीजिए ये 20% जो है, ये अमाउंट जो है, अमाउंट जितने चेक अमाउंट का है उसका जो है अंतरिम कंपनसेशन उसको अधिकार देता है, पे करने के लिए ऑर्डर दे सकता है। चलिए, तो ये एक नया जानकारी आपको मिला। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट विल कम अप विथ न्यू क्रेडिट गारंटी स्कीम्स फॉर एमएसएमई इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू अवेल कोलेटरल फ्री टर्म लोन फॉर परचेस ऑफ मशीनरीज एंड इक्विपमेंट अप टू हाउ मच करोड़ रुपीस। तो अभी बताइए हेम जोशी जी, कितने करोड़ तक के पहले प्रोविजन था सीजीटीएमएससी में लोन का? मैक्सिमम फाइनेंस कितना किया जा सकता है? 5 करोड़ सर। 5 करोड़। अभी इसको बढ़ाकर सरकार जो है वो नया ये स्कीम लाने वाली है, जो कि अभी उन्होंने अनाउंस किया। अभी अब अनाउंस किया, नवंबर महीने ही अनाउंस किया है। वो भी कौन सी तारीख को किया है? 8 या 9 तारीख को किया, 9 तारीख को किया है। फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने ये अनाउंस किया कि गवर्नमेंट जो है लाने वाली है नई क्रेडिट गारंटी स्कीम्स एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, जिसमें कोलेटरल फ्री जो टर्म लोन है, जिसमें मशीन और इक्विपमेंट परचेस करने के लिए, उसको कितना करने के लिए है? सुना है हेम जोशी जी? सुना है? जी नहीं सर, नहीं अभी सुना नहीं है सर। इसको उन्होंने बोला है 100 करोड़ तक लाने के लिए। कितना बोला है? 100 करोड़ तक 100 करोड़। फ्री। तो और इसके लिए उन्होंने रेटिंग के लिए भी कहा कि बैंक का इंटरनल रेटिंग सिस्टम हो, और असेसमेंट वगैरह वो बैंक का इंटरनल हो, एक्सटर्नल रेटिंग से भी उन्होंने कुछ लाने वाले हैं। तो जब डिटेल आएगा, अभी तो फिलहाल करंट बैंकिंग अपडेट के तौर पर आप इसको जान लीजिए। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, द लिमिट ऑफ मुद्रा लोन अंडर विच कैटेगरी वाज इन्हांस टू 20 lakhs फ्रॉम 10 lakhs। अभी हाल ही में उन्होंने मुद्रा लोन को जो है एक्सटेंड किया है। कौन से कैटेगरी में किया है हेम जोशी जी? मुद्रा लोन मैक्सिमम कितना था? हम्म। 10 लाख था सर। 10 लाख तक है। इसको बढ़ा के अभी कितना कर दिया? 20 20 लाख किया है सर। बांटना चालू कर दिए कि नहीं? नहीं सर, अभी तरुण तो नहीं। प्लस। अभी नहीं दिए। टारगेट वारगेट तो सब आ गया हेम जी। सर। सर्कुलर आ रहा होगा, सर्कुलर पढ़िए। उसमें से सर्कुलर इसलिए पढ़ना जरूरी रहता है लोन में, क्योंकि उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर लिखा रहता है, टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर लिखा रहता है, मार्जिन, क्वांटम और असेसमेंट और उसके रेटिंग्स और उसके जो सारी जो चीज़ें कंडीशंस रहती हैं, फिजिबिलिटी सब लिखा रहता है। तो मुद्रा में से 10 लाख को बढ़ा के 20 लाख किया गया है। 9 नवंबर 2024 को ऑलरेडी बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में फाइनेंस मिनिस्टर ने कई हितग्राहियों को 20-20 लाख के चेक दिए हैं। तो इसका मतलब ये जो है डिसबर्समेंट इस स्कीम में चालू हो गया है। आप के तरफ भी ये जो है राजविंदर जी के पास तो आ ही गया होगा टारगेट, है राजविंदर सिंह जी? आपके पास आ गया टारगेट वारगेट 20 लाख का? क्योंकि उन्होंने एमएसएमई को जो है बढ़ाने के लिए एडिशनल टारगेट दिया है इस बार। राजविंदर जी, आया है सर्कुलर? मॉर्निंग सर, मॉर्निंग सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सर अभी तक तो नहीं दिया है। नहीं दिया है, लेकिन नहीं। मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में तो आपको दिसंबर महीने में करना ही होगा, ऐसे लगता है। देखना अभी आ ही रहा होगा, है ना? हाँ जी, हाँ जी जब सर। आएगा तो थोड़ा देखिएगा आप क्या क्या कंडीशंस हैं, और उसके आधार पर टारगेट भी आएगा। फिर आप कैंप करके बांटते हैं ना, जैसे एक पेड़ के नीचे कैंप करते हैं, और पहाड़ी में करोगे? सर उसका खामियाजा अभी तक भुगत रहे हैं जो पेड़ के नीचे बांटे हुए हैं ना। अच्छा। हाँ, तो ये फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट है। थोड़ा क्या समय कम मिलता है तो बार बार सिलेक्शन ठीक से नहीं हो पाता, लेकिन आप लोग अब सूझबूझ और अच्छा सीख गए हैं। तो आपको जब ये मौका मिलेगा तो आप अच्छे बोरवर की तलाश करेंगे, और सारे बोरवर को पेड़ के नीचे नहीं खोजेंगे, खोजे हुए बोरवर को पेड़ के नीचे ले जाएंगे और फिर बांटेंगे, तो अच्छा रहेगा। ये अच्छा रहेगा राजविंदर जी, है ना? हाँ जी सर, सबसे बेस्ट तरीका है कि हम कस्टमर के पास जाएं। कस्टमर जो ब्रांच में आता है वो तो हाँ, फिर इतना ज्यादा लोन के हिसाब से तो नहीं वो सही होता है। नहीं होता है। ये एक क्रेडिट स्किल है। आप अच्छी चीज़ें इंसाइट किए। किसी दिन खाली समय में जब ये क्वेश्चंस का सेशन ना हो, तो उसमें मैं बरोबर तलाश करने के बहुत सारे विधि हैं, या कुछ चीज़ें ऐसे हैं
जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आप बोरोवर को पहचान जाते हैं, वो कुछ ट्रिक्स हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे। एक दो एक्सपर्ट्स क्रेडिट के भी हम साथ में लेंगे। तो यहाँ मुद्रा लोन 10 से 20 तरुण कैटेगरी में, तरुण प्लस भी उसको नाम दिया गया है। फुल फॉर्म ऑफ जीवीए, जीवीए का फुल फॉर्म पूछा गया है। ग्रॉस वैल्यू अवेलेबल, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वीजा अथॉरिटी, गुड्स एंड वैल्यू अथॉरिटी। तो इसको तो आप लोग जो हैं थोड़ा सा कॉमन सेंस से जान लेंगे। जैसे हमारे साथी यहाँ पर ऑप्शन में क्लिक कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड एक ऐसा पैमाना है, एक मेजरमेंट है, जिसमें एक प्रोसीजर मिलता है, जिसमें वैल्यू को निकालते हैं। जो भी प्रोडक्शन होता है, गुड्स एंड सिक्योरिटीज जो होते हैं, उनके जो वैल्यू को मापता है देश में, तो इसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये फुल फॉर्म है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। इन ए कंसोर्टियम are under joint lending program, each bank that participates take a share of a certain percentage of the total amount of the finance. This type of charge created through common documents on behalf of multiple banks is called। जब भी कंसोर्टियम फाइनेंस होता है या जॉइंट लेंडिंग प्रोग्राम होता है, तो सभी बैंक इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं, उनका जितना शेयर है, उतना उनका जितना शेयर परसेंटेज है, उसी आधार पर जो फाइनेंस अमाउंट के आधार पर उनके चार्ज को क्रिएट करते हैं। इसको कौन सा चार्ज बोलते हैं? ये जो भी सिक्योरिटी होगा, कॉमन डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन पर सिक्योरिटी पे चार्ज क्रिएट होता है। जैसे हम लोग मॉर्गेज क्रिएट करते हैं और फिर उसके बाद अलग अलग चार्जेस क्रिएट करते हैं, लेकिन जहाँ भी कंसोर्टियम फाइनेंस होता है वहाँ पर उसको बोलते हैं पारी पासु चार्ज। पारी पासु चार्ज का मतलब होता है उनका बैंक का जितना शेयर है उसी आधार पर ही उनका चार्ज क्रिएट होता है। ये जो है इसको पारी पासु चार्ज कहते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। In a consortium or under joint lending program, participating bank enter into which agreement that allows this bank to hold common security against their advances। कंसोर्टियम या जॉइंट लैंडिंग प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेटिंग बैंक होते हैं, वो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जो ये अनुमति देता है कि जो कॉमन सिक्योरिटी वो एडवांस के अगेंस्ट है, उनको वो रख पाएं या चार्ज क्रिएट कर पाएं, पारी पशु चार्ज। तो वो एग्रीमेंट कौन सा है? एन एग्रीमेंट, ए डॉक्यूमेंट, एन इंटर सी एग्रीमेंट, ए वैलिड एग्रीमेंट। तो ये जैसे छोटी ब्रांचेस में होते हैं तो उतना आपको जो है आइडिया नहीं होता होगा। राजविंदर जी, आपकी कितनी बड़ी, बहुत बड़ी ब्रांच है आपकी ऐसे अप कंसोर्टियम टू फाइनेंस 50 लाख सर, अप टू 50 लाख हमारी जो सेल है सर, हम्म। रिटेल एसेट क्रेडिट सेंटर, आरएसीसी बोलते हैं उसको ना। वो करता है। हाँ, वो मतलब 50 लाख तक वहां, फिर 50 लाख के बाद एसएमई में जाता है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस अच्छा है वो। सेंटर। हाँ। हाँ जी। लेकिन यहाँ पर कंसोर्टियम फाइनेंस का ये सवाल है, तो यहाँ एक एन इंटर सी एग्रीमेंट के आधार पर यहाँ पर बैंक साइन करते हैं, पार्टिसिपेटिंग बैंक, ताकि ये सबके पास एक कंसेंट रहता है कि जो भी होल्ड है, कॉमन सिक्योरिटी होल्ड है, उन पर जो है वो उनको रख पाएंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। यूजुअली द बैंक टेक्स अप द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द लिमिट अंडर जॉइंट लैंडिंग एग्रीमेंट कंसोर्टियम इज कॉल्ड। जहाँ भी कंसोर्टियम फाइनेंस है, जॉइंट लैंडिंग प्रोग्राम के तहत है, तो वहाँ पर जिसका ज़्यादा शेयर है, लार्ज बड़ा शेयर है, उसको क्या बोलते हैं? लीडर बैंक, पार्टिसिपेटिंग बैंक, कॉमन बैंक, नन, क्या बोलते हैं राजविंदर जी? मेरे जिस हिसाब से लीडर बैंक होना चाहिए। लीडर बैंक होगा, बहुत बढ़िया। तो ये लीडर बैंक की फिर जिम्मेदारी होगी कि क्वार्टरली मीटिंग करनी है, और कहीं कोई सिग्नल शो नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है ये लीडर बैंक जो है मीटिंग कराते हैं। The law required such charges on asset of the company to be registered at ROC within कितने दिनों में जो है आरओसी के पास रजिस्टर करना पड़ता है? मान लीजिए कोई चार्ज है कंपनी पे, एसेट्स पे चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, तो कितने दिनों के अंदर आरओसी में उसको रजिस्टर करना होता है कानून के हिसाब से? ये लो नहीं, लॉ के हिसाब से बोला गया है। तो यहाँ पर पहले जो है 30 दिन था, अब इसको हटा के 15 दिन कर दिया गया है। ठीक है राजविंदर जी? पहले 30 था सर, हाँ ठीक हाँ, है। 30 था, अभी 15 हो गया। तो आप सुबह सुबह ऐसे रोज जगेंगे ना,
तो जग जाएंगे, बता रहा हूँ, जग जग जाएंगे। जैसे हम लोग पौधे पौधे पे सुबह सुबह पानी देते हैं ना राजेंद्र जी, हाँ जी सर। तो ये पौधा तो ये राजविंदर जी भी है ना, राजविंदर जी एकदम कमल का मतलब गुलाब का फूल तो है, उनको पानी डालने के लिए आप सुबह सुबह उठ जाया करिए। अब सुबह का बिल्कुल। समय थोड़ा थोड़ा रेगुलर करेंगे, है ना। बट बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी बात है। सुबह हो या शाम हो, दोनों तरफ मुलाकात करेंगे कभी कभी। आज तो खेल नहीं हुआ, खेलना होता तो मैं भी खेलने चला जाता हूँ, है ना। चलिए, हाँ। तो आज छोटा सा सवाल लेके आया था, बस 10 से 15 सवाल थे यहाँ पर। तो नए अपडेट हैं, क्योंकि अभी से बनाया था ये सवाल, तो थोड़ा इतने ही सवाल चर्चा करते हैं। रात को हम लोग फिर दूसरे चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, और जो है आपको जो है सिखाएंगे कि कैसे आप एग्जामिनेशन के लिए तैयार होंगे। अभी आप तैयारी करिए बैंक जाने के लिए। ये ज़िंदगी हंसी है, इसे प्यार करिए। अभी रात है तो सुबह का इंतजार करिए। वो पल भी आएगा जिसकी हम सबको ख्वाहिश है। रखिए भरोसा, और वक्त पे एतवार करिए। तो वक्त पे एतवार करिए, भरोसा रखिए। ये जिंदगी 4 दिन का है, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। कोई भी समय गंवारा न करिए। जब भी समय मिलता है खुशियों के साथ मतलब जिए। दुख है उसको भी मजा लीजिए, सुख है उसको भी मजा लीजिए। पहाड़ों पे हैं हमारे राजविंदर जी, तो वहाँ भी मजा लेंगे। और जो जमीन पर है वो भी मजा लेंगे, जो समुंदर किनारे है वो भी मजा लेंगे, सभी जगह मजा है। बस आपको लेना ही पड़ेगा। चलिए, आप के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करता हूँ। और ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात करेंगे शाम को किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।